हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। आज के हमारे वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थर्ड पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला सब टॉपिक है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर एआई इन इंडिया। तो इसके अंदर सबसे पहला स्कीम है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय नीति आयोग। तो ये जो स्कीम है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारी सेक्टर्स को ये इंक्लूड करता है, जैसे हेल्थ केयर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। यानी इन सेक्टर्स में एआई के अडॉप्शन पर ये स्कीम काम करती है। इससे क्या होगा, क्या ऑब्जेक्टिव इंडिया अचीव कर पाएगा? एआई के फील्ड में ग्लोबल लेवल पर इंडिया एक लीडर की तरह उभर सकता है। तो इस स्कीम की मदद से हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा पाना, सोशल आउटकम्स को इम्प्रूव करना, एटसेट्रा। तो ये हमारी स्कीम हुई नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नीति आयोग के द्वारा ये स्कीम है, जिसमें वेरियस सेक्टर्स के अंदर एआई के अडॉप्शन पर हम काम करने वाले हैं। देन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का क्या काम है? प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड एआई पावर्ड गवर्नेंस। ये सबने सुना होगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। ये 2015 में लॉन्च हुई थी मोदी जी द्वारा, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यानी कि अब देखिए, अगर आपको एक स्मार्ट गवर्नेंस चाहिए, एफिशिएंट गवर्नमेंट सिस्टम चाहिए, इफेक्टिव गवर्नमेंट सिस्टम चाहिए, तो ज़रूरी है कि उसके लिए जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो भी डिजिटली लिटरेट हों, उनको वेरियस स्कीम्स के बारे में पता हो, उनको यूज़ करना आता हो, वो अवेयर हों, इंडिया का ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, रूरल एरिया में तक रूरल कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो तभी जो स्कीम्स हैं, जो डिजिटल इंडिया की स्कीम्स हैं, उनका जो सिटीजन है वो लाभ उठा पाएंगे। तो इसी तरीके से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या करता है, ये डिजिटल लिटरेसी बढ़ाता है, यानी लोगों का डिजिटल इंटरनेट यूज़ करने की एबिलिटी, स्मार्टफोन्स यूज़ करने की एबिलिटी को ये बढ़ा पाएगा, और एआई पावर्ड गवर्नेंस को बढ़ाएगा। हमने ऑलरेडी पिछले सेक्शंस में कवर किया था कि एआई पावर्ड गवर्नेंस कैसे होती है, क्या होती है। तो ये हुआ हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। फिर है एआई रिसर्च सेंटर्स। नाम से पता चल रहा है कि कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करे जाएंगे, जो एआई फील्ड के अंदर रिसर्च और इनोवेशन पे काम करने वाले हैं। देन है एआई इन डिफेंस। तो इसके लिए क्या एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ, जिसका नाम है डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल। क्या नाम है इसका? डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल, जो कि एआई की एप्लीकेशंस पर काम करता है इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस। थोड़ा सा जानते हैं कि DAIC क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई है 2019 के अंदर, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस में एआई के थ्रू जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करी जा रही है, उसके लिए जो भी गाइडेंस और डायरेक्शन है वो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। फिर है स्टार्टअप इंडिया। बहुत अच्छे से हमने नाम सुना है। स्टार्टअप इंडिया के अंडर गवर्नमेंट जो है वो स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट कर रही है। तो एआई, इसके अंदर एआई बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, उनको भी काफ़ी फंडिंग और मेंटोरशिप दी जा रही है। तो इस प्रकार से ये कुछ इनिशिएटिव्स हुए जो कि एआई की फील्ड में इंडिया में लिए जा रहे हैं। फिर हुआ एथिकल कंसर्न्स ऑफ एआई। अब एआई के अडॉप्शन में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं, उसके बारे में समझते हैं। वो एथिकल कंसर्न्स क्या हैं? पहला है बायस इन एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम क्या होता है? जो रूल होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसके बेसिस पर कोई एआई सिस्टम काम करता है। जैसे अगर आप कोई आउट कुछ काम करवाना चाहते हैं आप किसी कंप्यूटर से, तो उसके लिए उसके अंदर पहले आप फीडिंग करते हैं कुछ रूल्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस की। उन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ही वो एआई काम करता है। सिंपल भाषा में समझें तो शेप का, मान लीजिए रेक्टेंगल का, आपको पैरीमीटर निकालना है। तो आप कंप्यूटर को क्या करेंगे, आप उसको उसके अंदर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला फीड करेंगे कि पैरीमीटर इज इक्वल टू 2 into L plus B, where L is the length of rectangle and B is the breadth of rectangle,
इनका एडिशन होगा एंड देन उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो एक तरीके से एल्गोरिदम हुआ। तो अब आपको चाहे कितने भी टाइप के रेक्टेंगल्स आपके पास में हो, आप बस उसमें एल और बी की डेटा डालिए और वो आपको पैरामीटर बता देगा। तो उसी प्रकार से किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए भी कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब जो एआई है वो भी इन एल्गोरिदम्स पे ही काम करता है, यानी एआई क्या होता है, वो बहुत सारे डेटा से लर्न करता है। बट ये अगर जो डेटा है वही बाइस्ड होगी, वही अगर कंप्लीट नहीं होगी, तो एआई के द्वारा जो आउटपुट हमें निकल के आएगा वो भी बाइस्ड होने वाला है। तो इस प्रकार से जो डेटा है इंटरनेट पे, उसका किसी को पता नहीं है कि वो ऑथेंटिक है, नहीं है, सही है, क्या सोर्सेज है। तो उस डेटा के बेसिस पर ही तो एआई काम कर रहा है। तो फाइनल आउटपुट भी ऑब्वियसली गलत हो सकता है, बाइस्ड हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। सेकंड कंसर्न है जॉब डिस्प्लेसमेंट। जो ऑटोमेशन है, क्योंकि एआई में क्या सारा काम कंप्यूटराइज हो जाएगा, तो काम ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे, इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत सारे सेक्टर्स में आ सकती है। थर्ड है प्राइवेसी इश्यूज। सबको ही पता है कि जो डेटा कलेक्ट करी जाती है एआई के द्वारा, एआई पावर्ड एप्स और डिवाइसेस के द्वारा, कई बार वो यूजर के बिना कंसेंट के भी ले ली जाती हैं। तो अगर यूजर का कंसेंट ही नहीं है, तो एक तरीके से उसका प्राइवेसी ब्रीच हो गया। फिर बहुत साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होने के भी चांसेस हैं। जो एआई सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम जो होगा, वो हमेशा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होने के उसमें चांसेस होंगे, हैकिंग होने के चांसेस होते हैं। जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल डेटा है, तो ये सब में डर है कि वो कभी भी लीक हो सकता है। तो इसलिए प्राइवेसी इश्यूज भी इसके अंदर बहुत हैं। देन इज ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑटोनॉमी मतलब क्या हुआ कि जो ट्रू सेंस में एआई है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो ह्यूमंस पे ही डिपेंडेंट है। ह्यूमंस ही उसको इनपुट देते हैं जिसके बेसिस पे एआई काम करता है। तो अपने आप में ये ऑटोनोमस नहीं है, खुद से ये काम नहीं कर सकता है। तो अगर इंसान इसे गलत कामों के लिए यूज करेंगे तो आउटपुट भी गलत निकल सकते हैं। देन इज अकाउंटेबिलिटी। अब जो एआई है, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसको बनाने में बहुत मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। तो इसकी जो एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो किसकी होगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। किसी एक को हम नहीं कह सकते कि इसके द्वारा एआई कंट्रोल होता है। कि जो डेटा है बहुत सारी जगह से आती है, डेटा का कोई सोर्स नहीं होता। तो फाइनली जो एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, ये हम नहीं कभी नहीं जान सकते। इस वजह से अकाउंटेबिलिटी का भी इशू है। देन इज एग्जिस्टेंशियल रिस्क। एग्जिस्टेंशियल रिस्क माने एआई का होना इंसान के खुद के एग्जिस्टेंस के लिए भी खतरा हो सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में इंसानों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और एआई का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम ना हो, इनफैक्ट अपोजिट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक ऐसा एआई का कोई प्रोग्राम डिजाइन करा है जिसका काम है क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बट ये जो एआई है वो ये कंक्लूड करेगा कि इंसानों को ही अगर हम खत्म कर दें तो ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने का। तो हेंस जो क्लाइमेट चेंज है की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो क्या पता वो इंसानों को ही खत्म करने लग जाए। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, एग्जिस्टेंशियल रिस्क हो गया। इंसानों के लिए जो एआई इंसानों ने बनाया था वो इंसानों को ही डिस्ट्रॉय करने लग सकता है। तो ये हुए कुछ एथिकल कंसर्न्स ऑफ एआई। नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में पहला है स्किलिंग वर्कफोर्स, यानी कि जो एआई के अंदर लोगों को, प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना, डेटा साइंस में ट्रेन करना। सिंस एआई जो है वो एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो फिलहाल के लिए लोगों को इसमें इतना नॉलेज नहीं है, इतना स्किल्स नहीं है, तो इनको डेवलप करने के लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएं, लोगों को इंसेंटिवाइज करा जाए कि वो इस फील्ड में आए। देन है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या होगा, ऐसे कुछ लॉज डेवलप करे जाएं जो एआई के यूज को गवर्न कर सके, कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें। क्योंकि हमें अभी देखिए कि क्या क्या चैलेंजेस थे इससे रिलेटेड, तो ज़रूरी है कि कुछ लॉज हों जो इसके यूज को रेगुलेट करें। देन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्रमोटिंग कोलैबोरेशन ऑफ एआई रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी काम में अगर हम लोग पब्लिक और प्राइवेट का अगर कोलैबोरेशन करें तो वो काम बहुत अच्छे से हो सकता है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास में फंडिंग होती है, पैसा होता है, लेकिन जो स्किल होती है वो
पब्लिक सेक्टर में होती है, सॉरी प्राइवेट सेक्टर में होती है। पब्लिक अगर सोली पब्लिक सेक्टर को ये काम देंगे तो हो सकता है कि करप्शन जैसे इशू आने लग जाए। तो इस चीज़ में प्राइवेट सेक्टर है वो चेक कर सकता है इस प्रॉब्लम को। तो इसीलिए एआई रिलेटेड रिसर्च के अंदर हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप के साथ में आगे काम करें। देन है रूरल इंक्लूजन। अभी तक जो एआई है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है तो सिटीज़ और बड़े मेट्रो सिटीज़ तक ही ये सीमित रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रूरल एरियाज़ में भी एआई के बेनिफिट को पहुंचाया जाए ताकि एक इक्विटेबल ग्रोथ पॉसिबल हो। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रूरल एरियाज में भी एआई की अवेयरनेस हो, लोगों को एआई रिलेटेड एप्स और डिवाइसेस और प्रोग्राम्स यूज करने आए। देन है ग्लोबल कोलैबोरेशन, यानी कि वर्किंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू एड्रेस एआई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इंडिया को बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ में मिलकर भी जो भी ये रिलेटेड चैलेंजेस उनको एड्रेस करना चाहिए। हो सकता है जो चैलेंज इंडिया फेस कर रहा है उसका सोल्यूशन किसी और कंट्री के पास में हो। ये सब इंडिविजुअली एआई में रिसर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो प्रॉब्लम कोई एक कंट्री फेस करी है दूसरी कंट्री के पास में उसका सोल्यूशन हो। तो अगर ग्लोबली हम कोलैबोरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे तो हम एआई के अंदर बहुत एडवांसमेंट कर पाएंगे। अब इस टॉपिक पे यानी कि एआई पर क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में वो देखते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI can only function with supervised learning models where labeled data is provided. Generative adversarial networks are used in AI to generate synthetic data and resemble real data. And third is AI systems inherently eliminate all forms of bias due to their mathematical foundations. अब अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा है तो ये तो हमने देखा होगा कि एक अनसुपरवाइज लर्निंग भी होती है। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा, ये कह रहा है कि सिर्फ ओनली सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स के साथ में ही एआई फंक्शन करेगा, तो ये तो गलत है। थर्ड पॉइंट भी हमने देखा कि एआई सिस्टम क्या है, इनहेरेंटली अपने आप से एलिमिनेट कर देता है सारे फॉर्म्स ऑफ बाइस। तो ये भी हमने देखा कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, बाइसनेस की प्रॉब्लम एआई में है। तो ये थर्ड पॉइंट भी गलत हो गया। तो बचता है हमारे पास ओनली सेकंड पॉइंट। तो द आंसर इज ओनली बी। ये इसकी स्टेटमेंट, इनके आंसर्स एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, आप इनको फुर्सत में पढ़िएगा। अब मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, डिस्कस द एथिकल कंसर्न्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस, या एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ एआई इन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया। अभी तक जो आपने एआई के बारे में पढ़ा है, आप अपने आप से कोशिश करिए कि 5 to 10 पॉइंट्स इन क्वेश्चंस के ऊपर सोच सकें और एक यूपीएससी का मेंस आंसर इस पर बना सकें। तो इस बेसिस पर जो आर्टिकल था एआई का, उसमें हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं। अब इस आर्टिकल को समझने के लिए, क्योंकि आपने एआई को काफ़ी अच्छे से समझ लिया, तो बहुत बेटर तरीके से आप इस आर्टिकल को समझ पाएंगे। इस आर्टिकल का अगर हम क्रक्स देखें तो वो यही है कि एआई एजुकेशन सेक्टर में क्या एक बोन है या बेन है, क्या ये फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। तो पहला पॉइंट हमने ये देखा कि एआई जो है वो इट लैक्स क्रिएटिविटी। एआई के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती है। मशीन्स कभी भी क्या क्रिएटिव पोटेंशियल जो होता है इंसानों में उसको मैच नहीं कर सकते। इंसानों में जो क्रिएटिव पोटेंशियल होता है उसको कभी भी मशीन्स मैच नहीं कर सकती। ये इस आर्टिकल में दे रखा है, विच इज़ राइट। एआई के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती एंड दे कैन नॉट मैच द इमेंस क्रिएटिव पोटेंशियल दैट ह्यूमंस हैव। फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजिक ऑफ renowned musicians और राइटिंग स्टाइल ऑफ क्रिएटिव ऑथर्स आर यूनिक। जो बहुत जाने माने म्यूजिशियंस हैं उनका म्यूजिक हुआ, या क्रिएटिव ऑथर्स होते हैं उनकी जो राइटिंग स्टाइल्स होती हैं वो बहुत यूनिक होती हैं, वो रेप्लिकेट नहीं करी जा सकती। इसीलिए ये हम कहते हैं कि उन चीज़ों का कभी भी कॉपी नहीं हो सकती, उनको एआई के अंदर कभी भी क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। सो राइटली वी कैन से दैट आर्टिफिशियल इज सिंथेटिक वाइल नेचुरल इज ऑथेंटिक। एक बहुत अच्छा कोट है, इसको आप कहीं पे यूज भी कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो है वो बनाया हुआ है, सिंथेटिक है, वाइल नेचुरल जो है वो क्या है, ऑथेंटिक है, वो असली है। नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला, कॉल्ड एआई एज प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। उसने उसको प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर बोला, क्यों?
क्योंकि कुछ आर्ग्यू करते हैं कि एआई जो है सिर्फ कॉपी करता है, मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस को। ये कहते हैं कि एआई जो है वो इंटरनेट से जो एग्जिस्टिंग डेटा दे रखी है उनमें बस पैराफ्रेज कर देता है, इधर उधर शब्दों को कर देता है और सिर्फ कॉपी करने का काम करता है, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं एआई कैन बी गुड और बैड बेस्ड ऑन इट्स यूज। एआई एज अ मेंटोर, एआई एक मेंटोर की तरह भी काम कर सकता है ना। अब देखो एआई अच्छा या बुरा उसके यूज पर डिपेंड करता है। करेक्ट बात है, अगर किसी भी तो हर एक स्फीयर में होता है कि किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, इधर इट कैन कॉज एडवांटेजेस और इट कैन कॉज डिसएडवांटेजेस। तो आप उसका यूज कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। एआई एक मेंटोर की तरह कैसे काम करेगा, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज करने में स्टडी मटेरियल को, या कुछ कंटेंट में कुछ एडिटिंग करना हो, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो, उनकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना हो, ग्रामर की मिस्टेक्स को निकालना हो और पर्सनलाइज लर्निंग को एनहांस करना हो, तो इन सब मामलों में क्या एआई एक मेंटोर की तरह काम करेगा। और एआई एक बैड मेंटोर की तरह काम करेगा जब आप क्या होगा एआई, अगर आप मान लीजिए आप खुद से कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, आप एआई को बोल दें कि एक प्रेजेंटेशन स्लाइड बना दो और कल आप जाके अगले दिन आप उसको मीटिंग में प्रेजेंट कर देंगे, तो यहाँ पे आपने कोई मेहनत नहीं करी, यहाँ पे एआई ने बस उसको इंटरनेट से उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो इकट्ठा करके एक प्रेजेंटेशन में डाल दिया। तो असाइनमेंट हुआ, आपने एआई को इंस्ट्रक्शन दिया कि इस टॉपिक पे असाइनमेंट बना के दे दीजिए, तो आपने खुद से तो कोई मेहनत ही नहीं करी। अब आप अगर आप खुद बनाते तो उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पढ़ते, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती। बट इस केस में क्या हुआ, आपने खुद तो कोई एफर्ट ही नहीं डाले। और कभी कभी क्या करता है ये इंप्रेशन ऐसे देता है एआई कि जो काम आपने किया है उसका ओरिजिनल जो ऑर्डर है वो स्टूडेंट है, जबकि सारा काम एआई ने करा होता है, तो लर्निंग तो जीरो होती है। तो इस मामले में क्या होता है एआई एक बैड मेंटर की तरह होता है रादर देन अ गुड मेंटर। अब जो एकेडमिया की फील्ड है वहाँ पे एआई काफ़ी प्रोडक्टिव माना जा सकता है क्योंकि लैंग्वेज रिलेटेड टास्क में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने कुछ आपने कोई स्टोरी लिखी, आपने कोई बुक लिखी, अब आपने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी थी, तो आप उन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए 10-15 दिन लगाएंगे, बुक को पढ़ें। इससे बेटर है कि आप एआई में सारा अपना मटेरियल कंटेंट डाल दीजिए और उसे कह दीजिए कि इसमें जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको सही कर दें। तो यहाँ पे क्या वो प्रोडक्टिव हुआ रादर देन अन नुकसान करने की बजाय वो यहाँ पे एडवांटेज देता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट के केस में भी वो उनको क्या सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स बना सकता है। कैसे, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात हो रही है। कैसे उनको सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स बना सकता है, मान लीजिए कोई टॉपिक है जिसे एआई की मदद से स्टूडेंट लर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो वो पहले तो सारा ट्यूटोरियल देखता है, देन उसको जो भी पॉइंट समझ नहीं आते तो वो इंस्टेंटली चैट बॉट में लिख देता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो इंस्टेंटली जो एआई होता है उसका रिप्लाई भी दे देता है कि जिस जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे उसका वो आंसर दे देता है। तो अब क्या हुआ, आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल गया जो भी आपकी लर्निंग हो रही थी। और यूजुअली क्या होता है कि जो क्लासरूम बेस्ड स्टडी होती है आपको एक दो दिन वेट करना पड़ता है। आपने कोई टॉपिक मान लीजिए आज रात को पढ़ा और आपको समझ नहीं आया, तो आपको अगले दिन आपका वेट करना पड़ेगा टीचर का कि कब वो आएंगे और फिर आप उनसे अपनी प्रॉब्लम पूछेंगे, एंड देन हो सकता है कि उनके पास टाइम भी ना हो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। उस केस में 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। बट इन द केस ऑफ एआई क्या होगा, इंस्टेंटली आपको फीडबैक मिल गया और आपने अपनी गलती को इम्प्रूव कर लिया। तो आप क्या हो गए यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बन गए। Therefore, educators should teach students to use AI properly। तो एजुकेटर्स को क्या करना है, उनको ये नहीं कहना कि आप एआई बिल्कुल यूज मत करो, या ये भी नहीं कहना कि आप एआई को बहुत ज़्यादा यूज करो। इनफैक्ट उनको स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए कि एआई को प्रॉपरली यूज करना है, कहाँ पे करना है। जो भी एथिकल कंसर्न्स उनको एड्रेस करें, जैसे सच एज प्लेगरिज्म, कॉपी पेस्ट वाला काम ना करें। ये चीज़ टीचर्स को बच्चों को समझानी चाहिए। If used correctly, they can help in idea generation, overcome mental blocks, refine text, therefore expand the creative abilities। अगर अच्छे से यूज़ करें तो क्या होगा, वो आइडिया जनरेशन में आपकी मदद कर सकता है। आपको कोई किसी प्रॉब्लम में अगर आपको कोई आइडिया, आपको किसी चीज़ में आपको कोई आइडिया आ रहा है किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी काम से रिलेटेड, तो एआई आपको हेल्प करेगा उस आइडिया को बेटर तरीके से और रिफाइन करने में, या उससे रिलेटेड और आइडियाज़ आपको सजेस्ट कर सकता है। आपके मेंटल ब्लॉक्स को ओवरकम करने में हेल्प करेगा।
टेक्स्ट जो है उसको रिफाइन कर देगा, अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो और अच्छा ग्रामेटिकली उसको सुधार के कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। इस प्रकार से क्या करेगा, वो आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज को एक्सपैंड करने में मदद कर सकता है। बट इसका ओवर यूज कैन लीड टू कॉग्निटिव लेजीनेस, यानी कि आप सोचना ही छोड़ दे रहे हैं, सारा काम एआई से करवा रहे हैं। वीकन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, आप खुद कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, हर बार एआई से करवाएंगे, तो ओवर द टाइम आपकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी कम कम हो जाएगी। रिड्यूस इंडिपेंडेंट थिंकिंग, खुद से तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, सारा काम एआई से करवा रहे हैं अगेन, तो जो आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। रेस्ट्रिक्ट ओरिजिनलिटी, आपके खुद के थॉट तो कभी होंगे ही नहीं। सो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे जो एआई है एजुकेशन के सेक्टर में ये फायदा भी कर सकता है, नुकसान भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज करें, कितना यूज करें और किस फील्ड में उसको यूज करें। तो इस तरीके से हमारा जो एआई का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।